स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे जहां समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की हालत में अभी कोई सुधार नहीं है। आज उनके हेल्थ बुलेटिन को जारी किया जाएगा। कल मेदांता अस्पताल ने बयान जारी कर बताया था कि मुलायम सिंह यादव क्रिटिकल केयर यूनिट में भर्ती हैं और उनका इलाज विशेषज्ञों की एक बड़ी टीम कर रही है। सपा संरक्षक रविवार को अचानक तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल में वे भर्ती थे। आईसीयू में उन्हें शिफ्ट किया गया, लेकिन उनकी सेहत में सुधार होता नहीं देखते हुए उन्हें क्रिटिकल केयर यूनिट में शिफ्ट किया गया था। मुलायम सिंह यादव खराब सेहत के चलते गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में कई दिनों से भर्ती हैं। यहां डॉक्टर लगातार मुलायम सिंह यादव की सेहत पर नजर बनाए हुए हैं। जहां डॉक्टर्स की तरफ से हेल्थ बुलेटिन में कहा गया था कि उनकी हालत को देखते हुए उन्हें सीसीयू में शिफ्ट किया गया, जिसके बाद खुद अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव अस्पताल पहुंचे। कई और बड़े नेता भी अलग पार्टियों के उनके हाल जानने के लिए पहुंचे थे गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में। फिलहाल जहां देश भर में दुआओं का दौर भी जारी है, उनके जल्द स्वस्थ होने के लिए हवन किए जा रहे हैं, कहीं तो कहीं दुआएं मांगी जा रही हैं, पीर पर चादर चढ़ाई जा रही है। फिलहाल मुलायम सिंह यादव को मॉनिटर कर रही है एक बड़ी डॉक्टर्स की टीम। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की हालत स्थिर बताई जा रही है। मेदांता के क्रिटिकल केयर यूनिट में वे भर्ती हैं। पिछले कई दिनों से उनकी सेहत नासाज होने के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इससे पहले भी समय समय पर वे रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए मेदांता अस्पताल जाते रहे हैं, लेकिन इस बार उनकी हालत ज्यादा गंभीर बताई गई। इस वजह से उन्हें सीसीयू में भर्ती कराया गया है। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की तबियत तकरीबन 3 साल से गड़बड़ चल रही है। वे महीने में कभी 2 बार तो कभी 1 बार जांच के लिए अस्पताल में भर्ती होते रहे हैं, लेकिन अगस्त महीने से उनकी हालत में लगातार गिरावट हुई है। मुलायम सिंह यादव लगातार मेदांता अस्पताल के विशेषज्ञों की निगरानी में रहते हैं। इससे पहले उन्हें 15 जून को मेदांता में भर्ती कराया गया था, जहां रूटीन जांच के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था। इसके बाद से लगातार उन्हें किसी न किसी तरह की समस्या बनी रही है और इस बार उनकी हालत ज्यादा गंभीर बताई गई। इस वजह से दुआओं का दौर भी देश भर में जारी है। मुलायम सिंह यादव की तबियत बिगड़ने के बाद से ही देश में हर ओर उनकी अच्छी सेहत की कामना की जा रही है। बलरामपुर में नेताजी की दीर्घायु के लिए हवन कार्यक्रम किया गया। अयोध्या में भी मुलायम सिंह यादव के जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई। साधु संतों ने हवन पूजन किया, अखंड रामायण का पाठ शुरू किया। कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी ने यहां मखदूम शाह बाबा के दर पर दुआ मांगी और मुलायम सिंह यादव के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। कहा है अल्लाह करे कि उनकी तबियत जल्द सुधरे। और अब कुछ और तस्वीरें आपको दिखाएंगे। बलरामपुर, अयोध्या, कानपुर, इटावा सहित प्रदेश और देश में कई जगहों पर मुलायम सिंह यादव के जल्द स्वस्थ होने की कामना की जा रही है। कहीं हवन, कहीं महामृत्युंजय पाठ का आयोजन किया गया। जगह जगह लोगों ने इबादत की है। वाराणसी में मुलायम सिंह के लिए हवन पूजन किया गया। आपको बता दें कि सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव मेदांता अस्पताल में क्रिटिकल केयर यूनिट में भर्ती हैं और एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है। लेकिन देश भर में दुआओं का दौर चल रहा है। अलग अलग तस्वीरें उत्तर प्रदेश की आपको दिखा रहे हैं, जहां उनके गृह जनपद से लेकर अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, बलरामपुर, देवरिया सभी जगह हवन, पूजन पाठ, कहीं चादर चढ़ाई जा रही है तो कहीं दुआओं का लगातार दौर जारी है। अलग अलग तरीके से लोग अपने प्रिय नेता के जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं, ईश्वर से दुआ कर रहे हैं, अल्लाह की इबादत में जुटे हुए हैं। देवरिया में हवन हुआ तो बलरामपुर में भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हवन किया है। इसके अलावा प्रयागराज की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। उधर संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने मुलायम सिंह यादव के लिए दुआएं मांगी है और अच्छी सेहत की कामना की है। इस दौरान सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क बेहद भावुक भी नजर आए। देखिए, जहाँ तक मुलायम सिंह का ताल्लुक है, वो एक हिंदुस्तान के एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम का कोई नारा नहीं दिया, आपस में लड़ाया नहीं, बल्कि मिलाने की हमेशा बात की, दिल जोड़ने की बात की मुलायम सिंह ने हमेशा।
और मुलायम सिंह आज भी अभी जिंदा हैं। अल्लाह उनके सलामत रखे और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको आराम कर दे अभी और लंबी उम्र कर दे उनकी, ताकि वो समाजवादी की सरपरस्ती करते रहें। उनकी सरपरस्ती की अभी ज़रूरत है अखिलेश यादव जी के लिए और सारे जो उनके मानने वाले हैं उन सब के लिए उनकी ज़रूरत है। तो नेता हो या फिर आम लोग, हर कोई मुलायम सिंह यादव के अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर रहा है। मुलायम सिंह यादव के बेहतर स्वास्थ्य को लेकर दुआओं का दौर लगातार जारी है। सपा विधायक इरफान सोलंकी, अमिताभ वाजपेयी और राम सिंह ने एबीपी गंगा संवाददाता रतीश त्रिवेदी के साथ खास बातचीत की है। आपको सुनवाते हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की हालत ठीक नहीं है और समाजवादी पार्टी का नेता कार्यकर्ता सभी उनके लिए दुआएं कर रहा है। समाजवादी पार्टी के कानपुर से विधायक इरफान सोलंकी, अमिताभ वाजपेयी और प्रतापगढ़ की पट्टी से विधायक राम सिंह हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। इरफान भाई, मुलायम सिंह जी की हालत काफ़ी नाजुक है। जी बिल्कुल है। कल से जब से पता चला है तो हम दरगाह भी गए, अमिताभ भाई ने हवन भी कराया। हम लोग हर आदमी, पूरे देश का आदमी जो जिस मजहब को मानता है, अपने अपने तरीके से ऊपर वाले को राजी करने में लगा है, क्योंकि धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव जी की ज़रूरत अभी देश में बहुत है। जल्दी से बीमार हो गए, अल्लाह ताला उनको उतनी ही जल्दी से अच्छा कर दे। और यही आप यकीन मानिए, जब से कल से पता चला, मेरे तो संबंध 1992 से, मेरे पिताजी के टाइम से आज उन्होंने मेरे पिताजी को टिकट दिया, 6 बार से उन्होंने विधायक बन गए। उनके अंदर वो खूबी थी कि अपने कार्यकर्ताओं को अपने परिवार की तरह मानते थे। और अल्लाह जानता है, यकीन मानिए शाम का समय है, कल से जब से सुना है तो अफसोस भी हो रहा है, पर किसी तरह उनके अच्छे हालचाल और अच्छी खबर सुनने को मिल जाए, ये कान तरस रहे हैं। अमिताभ जी, आप लोग संपर्क में होंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बातचीत हो रही होगी, क्या वहाँ से संदेश क्या मिल रहा है? नहीं, कल तक तो स्थिति थोड़ा सा नाजुक थी और ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ी से डाउन हुआ था, लेकिन फिर स्थिर हो गया है। ऊपर वाले की कृपा है कि नेताजी की हालत स्थिर है। जो खबर आई है कि अभी सीसीयू में है, हम लोग ये कामना करते हैं नेताजी जल्दी स्वस्थ हों, दीर्घायु हों, उनका आशीर्वाद हम सब समाजवादियों पर बना रहे। अभी देश में उनके कद का दूसरा कोई नेता है नहीं, अभी उसकी भरपाई करना भी संभव नहीं होगा। तो हम लोग ये कामना करते हैं, नवरात्र के पूरे व्रत रह के हम लोगों ने जो अपना जो पुण्य है माता के चरणों में अर्पित किया है कि कैसे भी हमारे नेताजी की उम्र बढ़ावें, जल्दी उनको स्वस्थ करें, वो हम लोगों के बीच में फिर से एक बार हो। पट्टी से विधायक राम सिंह जी भी हमारे साथ हैं। राम सिंह जी, मुलायम सिंह जी के बारे में बोलने के चलते शब्द कम पड़ जाते हैं, आप लोग किस तरह से दुआएं? नहीं, हम लोग केवल ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहे हैं और हर वो गरीब चेहरा जो नेताजी का नाम सुनते चेहरे मुस्कुराहट आते, उन सबकी प्रार्थना है कि आदरणीय नेताजी जल्द से जल्द स्वस्थ हो। यही सब हम लोग कामना कर रहे हैं और यही उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्दी नेताजी स्वस्थ होकर हम लोग के बीच आएंगे। वहाँ पर आप लोगों की किसी से बातचीत हो रही है क्या? वहाँ से जानकारी मिल रही है? जो भी सूचनाएं मिल रही हैं वो कल तक तो ये था कि यहाँ हालत स्थिर है और जैसे जैसे जानकारी मिल के आ रही है वैसे ही हम लोग की आशा बढ़ती जा रही है कि निश्चित तौर पर नेताजी सबके दुआओं से और सबके जो भावना है उनके प्रति, सबकी भावना है उनके साथ और हर एक गरीब आदमी उनके लिए प्रार्थना कर रहा है। सुबह से कल से लगातार कार्यकर्ता, नेता सभी उनके दीर्घायु होने की कामना कर रहे हैं और इसी कामना को लेकर हम लोग इसी उम्मीद साथ है कि बहुत जल्दी नेताजी हम लोग साथ आए। पार्टी के विधायक हैं, नज़र बनाए हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशों का पालन करते हुए फिलहाल कानपुर से और मेदांता गुड़गांव की तरफ नहीं जा रहे हैं, लेकिन अपने अपने स्तर से दुआएं कर रहे हैं, दरगाह जा रहे हैं, हम पूजन कर रहे हैं और ईश्वर से कामना कर रहे हैं कि नेताजी जल्द स्वस्थ हों और इनके बीच आएँ। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। मुलायम सिंह यादव के सबसे पुराने साथी रहे, करीबी रहे पूर्व विधान परिषद सभापति रमेश यादव ने भी मुलायम सिंह यादव के साथ अपनी यादों को साझा किया है और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। हमारे बीच हैं विधान परिषद के पूर्व सभापति रमेश यादव जी, जो कि नेताजी मुलायम सिंह के बहुत पुराने साथी हैं और मैं समझता हूं कि जितने भी उनके चुनाव हुए, राजनीतिक उतार चढ़ाव हुआ, हर समय कांधे से कांधे मिलाकर उन्होंने उनका साथ रहा और हर सुख दुख में वो भागी भी रहे। आज नेताजी जब बीमार हैं, आईसीयू में भर्ती हैं, तो उनकी कुछ यादों के बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरह का व्यक्तित्व है नेताजी का और किस तरह से कब से उनका साथ रहा है। जी बताइए, आप बहुत अरसे से साथ रहे हैं, क्या कहना चाहिए? नेताजी के साथ तो शुरू से ही जब चुनाव हुए अपने जगह काम गए, उनको जिता के लाए, हर चुनाव जिता के लाए। जैसे इटावा में चुनाव हुआ, वहाँ भी गए, लोगों ने क्या पता नेताजी हार जाएंगे, हम जीतेंगे, तो थोड़े वोट से जीते। भरतना में हुआ, भरतना में जीते। फिर महाराज सिंह का चुनाव हार रहा था तो वो नेताजी जिता के लाए। तो ये जितने चुनाव में रहे नेताजी साहब, कोई चुनाव हारे नहीं, जीते ही जीते सब।
अच्छा, आपके ऊपर बहुत विश्वास करते थे और आपको ज़्यादातर चुनाव में चुनाव संयोजक बनाते थे, आप साथ साथ उनके सफ़र करते थे। क्या लगता है एक जन नेता बनने में कौन कौन सी खूबियाँ थी उनकी जिससे उतने बड़े नेता बने और इतने बड़े पूरे देश में उनके लिए आज दुआओं का दौर चल रहा है? नेताजी एक ऐसे आदमी थे, हर आदमी की बात सुनते थे, हर आदमी का काम करते थे। गरीब अमीर कैसा ही उनके पास चला है तो उसको वो पूरी मदद करते थे। जब नेताजी के पास पैसा नहीं था तो हमने आंसू में चुनाव लगा के इतनी मेहनत की, पैसा नेताजी के पास था कि हम लोगों को नहीं पता था, तो इतनी बड़ी मेहनत की कि नेताजी को सबसे बड़े वोटों से एटे ने जिताया। इतने बड़े वोट से उनकी जीत इटावा लखनऊ कहूँ। तो हर कोई मुलायम सिंह यादव की सेहत को लेकर दुआएं कर रहा है। समाजवादी पार्टी से जुड़े युवा नेता भी नेताजी के जल्द स्वस्थ होने को लेकर दुआ और प्रार्थना कर रहे हैं। कानपुर में एबीपी गंगा संवाददाता रतीश त्रिवेदी ने सपा समर्थक युवाओं से बातचीत की। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की तबीयत नासाज है, उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब बताई जा रही है और ऐसे में समाजवादी पार्टी के चाहे नेता हों, कार्यकर्ता हों या किसी भी दल के लोग हों, उनकी हालत जल्द ठीक हो, ईश्वर से दुआएं की जा रही हैं। समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए कि मुलायम सिंह यादव जी की तबीयत खराब है, आप लोग किस तरह से दुआएं कर रहे हैं? देखिए, जब से नेताजी की खबर पता चली कि उनको बीमार है, उनके लिए हम लोग ईश्वर से कामना कर रहे हैं जल्द से जल्द वो हम लोग के बीच आएँ। उनकी कई ऐसी बातें हैं जो याद आती हैं। छात्र संघ को वो नर्सरी कहा करते थे, वो ये नहीं बताते थे कि रिटायर्ड IAS और ये लोग आ जाएं। वो कहते थे कि जो गरीब हैं, दबे कुचले हैं, उनकी आवाज़ को करते थे। नेताजी ने रेल आंदोलन है, जेल भरो आंदोलन है, कई ऐसे किए हैं कि जो याद रहेगा, एक इतिहास में अपने आप में लिखा जाएगा। नेताजी के बारे में आज हालत नाजुक है, क्या कहना चाहेंगे? माननीय मुलायम सिंह, देखिए, हर वर्ग, हर जाति, हर युवा सबके नेता थे, इसलिए उनको नेताजी कहा गया। आज देश का हर युवा, नौजवान, हर जाति का, हर धर्म का अपनी अपनी तरह से नेताजी के लिए दुआ कामना कर रहा है कि नेताजी जल्दी से जल्दी स्वस्थ होकर हमारे बीच वापस लौटे और हमारा मार्गदर्शन फिर से पहले की तरह करें। नेताजी की हालत नाजुक है, आप लोगों की बातचीत हो रही होगी वहाँ पर, किस तरह से आपको बताया जा रहा है, क्या पता चल रहा है? तो वहाँ जो करें कि CCU में पहुँच गए हैं और हम लोग चाहते हैं कि बहुत जल्द ठीक होकर अपने घर आएँ। और जब से पता चला हम लोग मंदिर और परमठ और काली मंदिर जाकर पूजा पाठ भी करा रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके सही हो जाए। आप बताइए, समाजवादी विचारधारा से जुड़े हैं, युवा हैं, किस तरह से दुआएं कर रहे हैं कि नेताजी जल्दी वापस आए? जैसे उनको कहा गया धरतीपुत्र मुलायम सिंह, तो कुछ गलत नहीं कहा गया, क्योंकि वो हर दल के हर पक्ष के लोग के लिए खड़े थे। अगर विपक्ष भी होता है तो विपक्ष को भी वो सही मार्ग, सही दर्शन कराते हैं। तो सभी वो चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं, अपने घर आएँ। और हम लोग को जितने समाजवादी कार्यकर्ता और विपक्ष भी है, सबके साथ रहते हैं। यही मनोकामना है कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ होकर अपने घर के वापस आ जाए। नेताजी की हालत ऐसी है कि दवाओं के साथ साथ दुआओं की भी ज़रूरत है। दुआएं कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, दुआएं कर रहे हैं। ये हमारे लिए आज दुख की घड़ी है, लेकिन हम समाजवादी विचारधारा रखते हैं, इसलिए हम सब यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे नेताजी हमारे संरक्षण में आए और हम सबको संरक्षण देकर हम लोग को मजबूत करें। तो नेताजी के लिए दुआओं का दौर चल रहा है। दवाएं तो दी जा रही हैं, लेकिन दवाओं के साथ साथ दुआएं भी की जा रही हैं कि नेताजी जल्द ही स्वस्थ हों और एक बार फिर से वापस आएँ। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। और चलिए अब बढ़ेंगे आगे। आज अश्विन शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। मंगलवार को नवरात्रि का 9वां दिन है, यानी आज महानवमी पूजन है। आज के दिन मां दुर्गा के 9वें स्वरूप की पूजा की जाती है। मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि मां दुर्गा के 9वें रूप मां सिद्धिदात्री की विधिवत पूजा करने से भय, शोक और रोग से मुक्ति मिलती है। हिंदू पंचांग के मुताबिक नवमी 3 अक्टूबर मंगलवार को शाम 4:30 बजे के बाद से आज दोपहर तकरीबन 2:30 बजे तक रहेगी। इसके बाद दशमी तिथि की शुरुआत हो जाएगी। आज लोग 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्याओं की पूजा करेंगे। इसके लिए 9 कन्याओं की पूजा की जाएगी, जिसका फल भी अलग अलग मिलता है। उधर गोरखपुर में दुर्गा अष्टमी के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधि विधान से मां दुर्गा की पूजा की है। पूरे मंत्रोच्चार के साथ सीएम योगी ने पूजा की है। ये तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। इस दौरान सीएम योगी ने मां दुर्गा की आरती भी की। सीएम योगी ने सोमवार को गोरखनाथ मंदिर के शक्तिपीठ में शाम के सत्र में 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की विधि विधान से आराधना की है। इसके साथ ही शक्तिपीठ के गर्भगृह में श्रीमद देवी भागवत का
पारायण पाठ और श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ को भी शुरू किया, वो भी अभी जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार शाम से ही गोरखनाथ मंदिर में हैं। गोरखपुर में शारदीय नवरात्र की 9वीं तिथि पर मंगलवार सुबह गोरक्षपीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मातृशक्ति के पांव पखारेंगे। वहीं 10वीं तिथि पर गोरखनाथ मंदिर से निकलने वाली पारंपरिक विजयदशमी शोभा यात्रा की अगुवाई करने को रथ पर भी सवार होंगे। शारदीय नवरात्र पर गोरक्षपीठ में शक्ति उपासना विशेष होती है। नवरात्र की प्रतिपदा को गोरक्षपीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री ने विधि विधान से मंदिर के शक्तिपीठ में कलश की स्थापना की। गोरक्षपीठ श्रीधीश्वर योगी आदित्यनाथ भी भव्य विजयदशमी शोभा यात्रा निकालेंगे। पीठाधीश्वर गुरु गोरक्षनाथ का आशीर्वाद लेकर अपने रथ पर सवार होंगे। तुरही, नगाड़े और बैंड बाजी की धुन के बीच गोरक्षपीठाधीश्वर की शोभा यात्रा मानसरोवर मंदिर पहुंचेगी। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 4 गुना फीस बढ़ोतरी के मामले में यूनिवर्सिटी प्रशासन और आंदोलन कर रहे छात्रों के बीच आज बातचीत होगी। ये बातचीत यूनिवर्सिटी कैंपस में होगी। ये बातचीत जिला और साथ ही पुलिस प्रशासन की पहल के बाद संभव हो पाई है। इसमें जिला और पुलिस प्रशासन के लोग भी शामिल होंगे। छात्रों को उम्मीद है कि बैठक से जरूर कोई हल निकलेगा। लगातार आंदोलन कर रहे छात्रों को आखिरकार मौका मिला है प्रशासन से बात करने का। इससे पहले छात्रों का आरोप है कि 4 गुना फीस बढ़ोतरी की गई और उसके बाद प्रशासन ने छात्रों की बात भी नहीं सुनी है, जिसके चलते वे लगातार भूख हड़ताल भी कर रहे थे, अनशन पर बैठे हुए थे और अब आखिरकार आज बातचीत की टेबल पर बैठेंगे। और इस दौरान जहां जिला प्रशासन भी मौके पर मौजूद रहेगा, पुलिस प्रशासन की भी मौजूदगी इस बैठक में रहेगी और उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक से जरूर कोई हल निकलेगा। छात्रों का कहना है कि गरीब तबके से भी छात्र आते हैं, ऐसे में 4 गुना फीस में बढ़ोतरी करना कई छात्रों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा पाना। इसलिए प्रशासन कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का ये जो फैसला लिया है इसे वापस ले। और अब बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने एक लंबा चौड़ा फेसबुक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने संकेत दिए हैं कि वे कांग्रेस छोड़ सकते हैं। उन्होंने कहा है कि आगे का रास्ता उन पर छोड़कर जा रहा जिन पर जिम्मेदारी है। इसके साथ ही हरीश रावत ने कहा, आगे काम करता रहूंगा। ये वो फेसबुक पोस्ट है, लंबा चौड़ा एक फेसबुक पोस्ट हरीश रावत की तरफ से किया गया है, जिसके बाद अब अटकलें लगने लगी हैं कि क्या हरीश रावत कांग्रेस का दामन छोड़ रहे हैं। हरीश रावत ने कहा है कि आगे भी काम करता रहूंगा और साथ ही उन पर जिम्मेदारी अब छोड़े जा रहा हूं जो जिम्मेदार हैं। उत्तराखंड कांग्रेस से ये बड़ी खबर है। हरीश रावत ने कहा, कर्तव्य पूरा कर चुके हो। आशीर्वाद मांगने भगवान बद्रीनाथ के पास गया था, भगवान के दर पर पहुंचा था। कांग्रेस पार्टी पर छोड़ो सक्रियता उनकी आगे भी जारी रहेगी। तो ये कुछ तमाम मुख्य बातें हैं जो उन्होंने अपने इस पोस्ट में लिखी हैं। उत्तराखंड के एजेंडे को अपनाने और ना अपनाने की भी बात का जिक्र उन्होंने इस पोस्ट में किया है। उधर अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। एसआईटी की जांच में हत्या के मोटिव को साफ कर दिया गया है। दरअसल पुलकित और उसके दोनों मैनेजर सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता ने रिजॉर्ट और अपने राज दबाने के लिए अंकित को मौत के घाट उतारा था। इसकी पुष्टि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन की तरफ से, उनकी तरफ से जो एसआईटी की जांच हुई उसके आधार पर यह खुलासा हुआ है। रिजॉर्ट के कई राज थे जिन्हें दबाने के लिए अंकिता की हत्या की गई। पुलकित ने मौत के घाट उतारा अपनी 2 मैनेजर्स के साथ रिजॉर्ट में, जहां कई ऐसे काम कराए जाते थे जिसके चलते कई और कर्मचारी रहे हैं जिन्होंने रिजॉर्ट में काम करना छोड़ दिया था। उनके भी बयान आए थे और अब ये जो जांच है इसमें यही खुलासा अभी तक एसआईटी की जांच में निकल कर आ रहा है कि कई राज दबाने के लिए अंकिता को मौत के घाट उतारा गया। वहाँ इनके पास एक प्रेसिडेंशियल सूट है,
उसको जो भी उस पर ठहरता है उसको वीआईपी गेस्ट ये मानते हैं वहाँ पे रिसोर्ट के एम्प्लॉइज। अब दूसरे है कि ये कौन आने वाले थे, उस पर क्या है कि ना उनके जो बात ये आ रही है हमारे सामने कि वो अपने मोटिव को आगे कराने के लिए, अपना बात को आगे कराने के लिए उसको ऊपर प्रेशराइज कर रहे थे कि ऐसे ही मनगढ़ंत अपना बात कह के कि भाई ये कल आने का, परसों को एक पार्टी है उस पर भी आपको काम करना, जैसे टाइप का। तो पुलिस जांच के मुताबिक अंकिता भंडारी को मारने का मुख्य उद्देश्य यही था कि रिजॉर्ट में उस पर पुलकित अनैतिक काम करने का दबाव बना रहा था। जॉब के नाम पर वीआईपी गेस्ट को स्पेशल सर्विस दी जा रही थी, जिसके लिए पुलकित ने अंकिता भंडारी को भी कहा था। अंकिता भंडारी ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया था। साथ ही अंकिता भंडारी ने इसकी जानकारी अपने दोस्त पुष्प को भी दी थी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से बताया गया है कि पुलकित को डर था कि अंकिता भंडारी वहां से नौकरी छोड़ने वाली है और रिजॉर्ट में हो रहे सभी अनैतिक कार्य की पोल खोल देगी। इसी की वजह से पुलकित ने अपने 2 मैनेजर्स सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता के साथ मिलकर अंकिता को रास्ते से हटा दिया ताकि उसका राज बाहर ना आ सके। एसआईटी को इस तरह के पुख्ता सबूत मिले हैं जिसके आधार पर यह साबित हो चुका है कि अंकिता पर गलत काम करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। इसके अलावा इन आरोपों को पुख्ता करने के लिए 4 महत्वपूर्ण गवाहों के कोर्ट में 164 के तहत बयान भी दर्ज कराए गए हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द से जल्द आरोपियों को कोर्ट से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। तो अंकिता मर्डर केस में कई बड़े खुलासे हुए हैं, जिससे साफ है कि जो आशंका जताई जा रही थी वो सही निकली है। अंकिता भंडारी पर दबाव था और इसी के चलते ये हत्या की गई है। अब आपको अंकिता मर्डर मामले का पूरा घटनाक्रम बताते हैं। 18 सितंबर की सुबह किस तरीके से पुलकित और अंकिता के बीच झगड़ा हुआ था और 18 सितंबर की रात को पुलकित ने अंकिता को बाहर चलने के लिए कहा। 19 सितंबर को रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलकित ने हत्या को गुमशुदगी में बदलने की पूरी प्लानिंग की थी और 22 सितंबर को अंकिता के परिजन जनता का प्रशासन पर दबाव बढ़ा। मामला राजस्व पुलिस से पुलिस को ट्रांसफर कर दिया गया। उसके बाद 23 सितंबर को पुलिस का रिजॉर्ट के मालिक पुलकित पर संदेह बढ़ा। पुलकित और उसके 2 मैनेजर्स ने अपना गुनाह पुलिस के सामने कबूल कर लिया। अंकिता की हत्या का मामला सामने आने के बाद प्रदर्शन किए गए, जिसके बाद पुलिस पर दबाव था कि तलाशा जाए अंकिता को और तलाशने के लिए पुलिस ने एसडीआरएफ की मदद ली। 24 सितंबर को अंकिता का शव चिला नहर से बरामद किया गया था। 25 सितंबर को प्राथमिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर अंतिम संस्कार नहीं कराने की परिवार ने बात कही थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें पूरी डिटेल रिपोर्ट मिली पोस्टमार्टम की। परिजनों ने अंतिम संस्कार कराने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद सीएम धामी ने अंकिता के पिता को कार्रवाई का भरोसा दिया और फिर 3 अक्टूबर को हत्या के मोटिव का खुलासा हुआ। पुलकित ने रिजॉर्ट का राज छिपाने के लिए हत्या की थी, ये साफ हो चुका है। तो अभी तक ये पूरी टाइमलाइन आपको बता रहे हैं किस तरह से ये मामला सामने आया और अब कैसे अंकिता को सही मायनों में न्याय मिलता हुआ दिख रहा है जब उसके आरोपियों पर दोष सिद्ध होगा कोर्ट में। पुलिस की जो एसआईटी थी उसने जांच पूरी कर ली है और इसमें मर्डर मिस्ट्री का खुलासा हुआ है कि किस तरह से पुलकित आर्य ने अंकिता के जरिए राज बाहर ना आ जाए इस रिजॉर्ट का, इस बाबत ये हत्या की थी अपने 2 मैनेजर्स के साथ मिलकर। और अब पुलिस की तरफ से पूरी तैयारी है कि कोर्ट में इसके आधार पर बयान दर्ज कराया जाए और सख्त से सख्त सजा पुलकित आर्य और 2 अन्य लोगों को मिले। ये 3 अभी पुलिस की गिरफ्त में हैं और जांच में एसआईटी ने ये बड़ा खुलासा किया है। तो जहां अंकिता के परिवार के लोगों को सीएम की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि पूरा न्याय इस मामले में होगा और अब न्याय होता इस केस में दिख रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।